हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज पाइथन के रिवीजन टूर का लेक्चर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो इस्तेमाल होते थे कंडीशन को क्रिएट करने के लिए, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए। और उन कंडीशनल स्टेटमेंट को जो कि हम रिलेशनल ऑपरेटर के द्वारा बनाते थे, उनको अगर हमें अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते थे किसका? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंडर कौन कौन से आते हैं हमारे पास? एक था हमारे पास इफ, दूसरा है हमारे पास इफ और एल्स, और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास इफ एल इफ। ये तीन ऑप्शन थे। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इफ के बारे में देखा था कि इफ को कैसे यूज किया हमने। इफ एल्स के बारे में भी हमने देखा था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम पहले इफ एलिफ के बारे में समझेंगे कि भैया ये इफ एलिफ क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जो है इफ एलिफ वाले केस को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब मैं यहां पे अपना केस नंबर 3 लिख रहा हूं। अब केस नंबर 3 जो है, सपोज इसमें मैंने बोला कि भैया गिव डिस्काउंट टू कस्टमर एज पर स्लैब, यानी कि आपको एक स्लैब दे दिया है और स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट देना है कस्टमर को। अब जैसे सपोज मान लीजिए यहां पे सामने वाले का बिल जो है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहां पे डिस्काउंट का एक पूरा रेंज सेट कर रखी है। मान लो अगर सामने वाले का बिल 0 से लेकर 7,000 तक है तो उस केस में हम उसको 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं बस। अगर सामने वाले का बिल 7,001 से लेकर 10,000 तक है तो इन दैट केस हम उसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाले का बिल 10,001 से लेकर 15,000 तक है तो उसको 12% डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर मान लीजिए उसका बिल ग्रेटर देन 15,000 है तो इन दैट केस उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह का एक कंडीशन, एक केस दे दिया गया। अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे एक नहीं बल्कि 1 2 3 4 कंडीशंस राइज कर रही हैं यहां पे। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक केस ये रहा, एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही, यहां पे 4 कंडीशन दे रखी हैं। तो देखो, हम लोगों ने देखा था यार, जब हमारे पास सिंगल कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन हो? सिर्फ एक सिंगल कंडीशन हो, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग इफ का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। जब हमारे पास 2 कंडीशन बन रही हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग इफ और एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भैया अगर आपके सामने मोर देन 2 कंडीशंस आ गई, अगर आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें एक नहीं बल्कि 2 से ज्यादा कंडीशन है, मोर देन 2 कंडीशन, ठीक है, 2 से ज्यादा कंडीशंस अगर आ रही हैं उसके अंदर, तो उस केस को आप कैसे हैंडल करोगे? ठीक है जी, मोर देन 2 कंडीशन वाले केस को कैसे हैंडल करोगे? तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अब जो तीसरा हमारा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ एलिफ, उसको यूज करेंगे। अब कैसे चलेगा उसको मैं जरा यहां पे एक्सप्लेन करता हूं आपको जरा। तो देखिए यहां पे, अब सपोज मान लो क्या होता है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास कंडीशन, मेरे को जो केस दे रखा है उसमें कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है और मान लो कंडीशन 4 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा इफ एलिफ के द्वारा? तो चलिए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले लिखा जाएगा इफ, और जो सबसे पहली कंडीशन बन रही है उस पहली कंडीशन को आप लिख दो। यहां पे ये कंडीशन 1 लिख दी, कोलन, और इस कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट आपने परफॉर्म करनी है वो लिख दो। जैसे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, ये लिख दी मैंने। अच्छा, अब क्या होता है कि अभी
मेरे पास 3 कंडीशन और बची हुई हैं, तो अब मैं यहां पे जब एल्स नहीं लिखूंगा बल्कि मैं लिखूंगा एल इफ, क्योंकि मुझे अभी बाकी कंडीशंस को भी मेंशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एल इफ, अब मेरे पास कितनी कंडीशन बची हैं? 3। तो मैं इसमें से पहली कंडीशन जो बन रही है दैट इज कंडीशन 2, उसको मेंशन कर दूंगा और उस कंडीशन से जुड़ा हुआ जो काम है वो लिख दूंगा। जैसे मान लो स्टेटमेंट 3 करनी है बस, तो कंडीशन 1 और 2 रह गई, हो गई हमारी। अब उसके बाद 3 और 4 रह गई हैं। तो भाई अगर ये कंडीशन भी गलत है, जैसे मान लो कंडीशन 1 गलत है, तो चलो जी एल्स इफ में आगे कंडीशन 2 को चेक करा। अब कंडीशन 2 भी मान लो गलत है, तो अब यहां पे क्या करना है? 3 और 4 में से डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए एक बार और एल इफ कंडीशन 4 कोलन, और इससे जुड़ी हुई जो स्टेटमेंट है, मान लो स्टेटमेंट 4 है, स्टेटमेंट 5 है, वो हमने लिख दी। अच्छा अगर मान लो, सॉरी ये कंडीशन 3 होगी, मैंने गलती से 4 लिख दिया, तो ये कंडीशन 3 लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा अब मान लो कंडीशन 1 भी चेक हो गई, 2 भी चेक हो गई, 3 भी चेक हो गई। अब मान लो 3 भी गलत निकलती है, तो फिर तो भैया ऑलरेडी अब उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो लास्ट में कंडीशन नंबर 4 ही बची है ना मेरे पास। तो ये लास्ट वाली कंडीशन के लिए आप क्या करो? एल्स लिख दो, और इसमें जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 6 वो लिख दिया यहां पे, ठीक है। और फिर इस एलिफ के बाद जो है स्टेटमेंट नंबर 7 आ गई हमारी, काम खत्म करके। अच्छा अब जरा इसी पूरे केस को मैं डायग्राम के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखो कैसे कैसे होगा। यहां पे पहली कंडीशन को मेंशन करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा इज कंडीशन 1। अब जो मेरी कंडीशन 1 है, इसका नतीजा भैया 2 ही निकलेगा, या तो ये कंडीशन होगी ट्रू या ये कंडीशन होगी फॉल्स, ठीक है जी। अगर इसका नतीजा निकलता है ट्रू, तो उस केस में मुझे स्टेटमेंट इफ के साथ जुड़ी हुई स्टेटमेंट 1 और 2 करनी है। तो मैं फिलहाल अभी क्या करता हूं, इन दोनों को एक ही बॉक्स में लिख देता हूं, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी, कि भैया ये यही कर लो। अच्छा अगर ये कंडीशन नंबर 1 गलत है, तो फिर मैं क्या करूंगा? अब आगे जाके कंडीशन नंबर 2 को चेक करूंगा, क्योंकि 1 तो सही लिखनी नहीं ना। तो अब मैं यहां पे जो अपनी कंडीशन नंबर 2 है उसको चेक करता हूं, ठीक है जी। तो इज कंडीशन 2। अच्छा अब इस कंडीशन 2 में भी यही हो सकता है भाई, या तो ये कंडीशन 2 सही होगी या ये कंडीशन 2 गलत होगी। अच्छा अगर ये सही होती है तो मुझे कौन सी स्टेटमेंट करनी है? मुझे स्टेटमेंट नंबर 3 करनी है। और अगर बाई चांस कंडीशन नंबर 2 गलत होती है तो फिर मुझे क्या करना है? फिर भैया मुझे कंडीशन नंबर 3 चेक करनी पड़ेगी। अगर ये भी गलत हो फिर 3 में जाओ। तो अब मैं यहां पे कंडीशन नंबर 3 की चेकिंग के लिए आता हूं, ठीक। अब देखो यहां पे, अब मैंने लिखा इज कंडीशन 3। अब भाई इसमें भी यही है कि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर मुझे क्या करना है भाई? स्टेटमेंट नंबर 4 करना है और स्टेटमेंट नंबर 5 करना है। लेकिन अगर ये गलत होती है तो एल्स में क्या दे रखा? सीधा स्टेटमेंट नंबर 6 करो। तो भैया स्टेटमेंट नंबर 6 करा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा ऐसे इधर एरो करके लिख देता हूं। देन उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 7 पे जाना है। अच्छा अब एक चीज देखो, जैसे इन सब जितने भी केसेस मेरे ये बन रहे हैं, इन सारे केसेस में क्या है, ये यहां पे आके अटैच हो जाएगा। जैसे अब देखो यहां पे, अब इस पूरे डायग्राम को समझने की कोशिश करो कि भाई अगर कंडीशन नंबर 1 मेरी सही हो गई तो ट्रू हो गया। तो ट्रू होने के केस में मैं इधर जाऊंगा, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 करूंगा, और उसके बाद मैं यहां से होते हुए पूरा सीधा यहां पे अपना यहां पहुंच जाऊंगा, सीधा स्टेटमेंट नंबर 7 कर दूंगा, ठीक है। यानी कि भाई पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर बाई चांस ये कंडीशन निकल गई ट्रू तो वो इन दोनों स्टेटमेंट को परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म करते ही वो इफ एल्स से बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन हुई फॉल्स, अगर ये मेरी कंडीशन हुई फॉल्स, तो फिर वो अगले में जाएगा। अगर ये ट्रू निकल गया तो स्टेटमेंट नंबर 3 परफॉर्म करेगा, और फिर ये यहां से सीधा ज्वाइन करते हुए सीधा स्टेटमेंट नंबर 7 पे आ जाएगा। जैसे अगर मान लो ये कंडीशन गलत निकली तो अगले पे आया कंडीशन 2 चेक करिए, अगर मान लो ये सही निकली तो स्टेटमेंट नंबर 3 परफॉर्म किया और वापस बाहर,
ठीक है जी। लेकिन अगर ये भी गलत निकला, ठीक है, अगर ये कंडीशन भी गलत निकली, तब वो कंडीशन नंबर 3 को चेक करेगा। अगर कंडीशन नंबर 3 सही है तो स्टेटमेंट 4 5 करा और देन सीधा यहां से आके स्टेटमेंट नंबर 7 पे आ गया। अब जैसे यहां पे भी देखो, कंडीशन 1 गलत थी तो आगे बढ़ा, कंडीशन 2 गलत थी तो आगे बढ़ा, अब कंडीशन 3 चेक करी, बाई चांस कंडीशन 3 सही निकली तो स्टेटमेंट 4 और 5 करेगा और सीधा बाहर। बट अगर ये भी गलत निकल गई तो फिर फाइनली क्या आएगा, फिर वो सीधा किस में आएगा, स्टेटमेंट नंबर 6 पे, वो करके और अपना बाहर। जैसे मान लो ये भी गलत निकली तो यहां आया, ये भी गलत निकली तो यहां आया, ये भी गलत निकली तो सीधा स्टेटमेंट 6 और फिर यहां पे स्टेटमेंट 7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक इफ एलिफ वाली सिचुएशन को आपको डायग्राम के द्वारा भी समझा दिया, तो इसको आप जो है ना फटाफट नोट कर लें। ठीक है, फिर मैं ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा हुआ, मैं इसी क्वेश्चन का एक प्रॉपर एक प्रोग्राम बना के आपको पाइथन में दिखाता हूं। तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको फटाफट नोट करें। तो मैं एक न्यू फाइल खोल देता हूं। ठीक है, और ये जो न्यू फाइल है इसमें मैं जो प्रोग्राम है अपना वो इसी में मैं टाइप करता हूं। और मैं यहां पे क्या करूंगा, ये साथ में खोले रखा है तो यहीं से सारा मैच भी होता रहेगा और हम यहां से देखते भी रहेंगे कि हाँ भाई किस तरह से काम हमारा चल रहा है। तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले मैं बिल की वैल्यू यूजर से ले लेता हूं। मैंने बिल इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द बिल, बिल की वैल्यू ले ली। अच्छा, उसके बाद अब देखो यहां पे अलग अलग केस दे रखा है। पहला केस है 0 से लेकर 7000 तक। तो देखो मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने कहा जी इफ अगर बिल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7000 है। अच्छा, तो मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू 7000, तो इस लेस देन इक्वल टू 7000 ने यार ये वाली कंडीशन को पूरा कवर कर लिया ना, 0 से 7000 वाली रेंज पूरी आ गई इसके अंदर। तो इस केस में डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट विल बी जो भी हमारा बिल है उसका 5%, ये डिस्काउंट निकल के आ गया हमारा। पर अगर मान लो ये कंडीशन गलत है तो मैं एल इफ में आऊंगा, सॉरी एल इफ। अच्छा, अब देखो यार ये कंडीशन अगर गलत होती है तो उसका मतलब बंदे का बिल जो है ये गलत हुई, तो इसका मतलब बंदे का बिल 7000 से ऊपर है। पर कितना ऊपर तक मैं सेकंड स्लैब है 10000 तक। तो इसलिए मैं यहां पे मुझे पता है ये एलिफ में आएगा ही कब, जब अगले का बिल 7000 से ऊपर होगा। और कितना ऊपर, मैं यहां पे एंड पॉइंट लिख देता हूं, लेस देन इक्वल टू 10,000। तो लेस देन इक्वल टू 10,000 में डिस्काउंट कितना बना हमारा, दैट इज बिल मल्टीप्लाई बाय 10% देना है तो 10/100। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद अगर मान लो बंदे का बिल ये कंडीशन भी गलत है तो इसका मतलब उसका बिल 10,000 से ऊपर होगा। अब 10,000 से ऊपर मतलब कितना ऊपर, यहां हमारा पास तीसरी कंडीशन में बिल कितना दे रखा, मैक्सिमम 15,000 तक। तो मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 15,000। तो इस केस में अगर आता है मेरा तो डिस्काउंट मुझे कितना देना पड़ेगा उसको, 12% का। तो बिल मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। और इनकेस अगर ये भी गलत निकला, मान लो ये भी गलत निकला, तब हमारा कितना होगा 15% का। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल इंटू 15/100। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिस्काउंट निकल के आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब जो नेट निकालना है वो क्या होगा हमारा, जो भी बिल की वैल्यू है माइनस डिस्काउंट। ठीक है, और उसके बाद हम दिखा देंगे प्रिंट। एक तो हम दिखाएंगे डिस्काउंट कितना बना, डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज कॉमा डिस्क, और उसके बाद प्रिंट, फिर यहां कर देते हैं नेट बिल कॉमा नेट। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। तो एक बार इसको हम सेव कर देते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर निकलेगा। तो मैंने F5 की दबाया, ठीक है, तो ये सेव करने के लिए बोल रहा है, मैंने ओके करा। और तो देखिए अब बिल मांग रहा है, मान लो मैंने बिल की वैल्यू दे दी 13,000
980 रुपए, एंटर मारा। ओहो, एक जगह पे मैंने शायद प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया है, ये यहां पे गड़बड़ हो गई, प्रिंट। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें यहां पे। तो चलिए मैं अगेन F5 दबाता हूं, वही बिल मांग रहा हमारा, मैंने 313980 दिया, एंटर मारा। ये देखिए, तो डिस्काउंट हमारा कितना आ गया 1677, और जो डिस्काउंट माइनस करके नेट बिल कितना बन रहा हमारा 12,302 रुपए 40 पैसे। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा कोड हो गया, और ये मैंने इससे रिलेटेड जो है प्रोग्राम भी यहां पे बना दिया है। क्लियर, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, सारा किस तरह से हमने बनाया है यहां पे। तो ये हमारा प्रोग्राम है और ये क्वेश्चन था हमारा इसका। ठीक है जी, और ये आपने पूरा नोट कर लेना है। ठीक, तो चलिए अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को उसको देखते हैं करने के लिए। तो अब हमने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में जो हमारा इफ था, इफ एल्स था और इफ एलिफ था, उसको हमने कर लिया है। अब जरा कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम इसमें। तो चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड हाईएस्ट अमंग टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं, तो भैया उन दो नंबर्स में से मुझे हाईएस्ट निकालना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, बना के देखते हैं। तो चलिए, पहले मैंने लिखा a इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहां लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, और फिर मैं यहां पे चेंज करके लाइन लिख देता हूं यहां पे सेकंड नंबर। ठीक है, और यहां पे जो वेरिएबल मेरा बनेगा यहां ले लेता हूं b। तो दो नंबर मैंने ले लिए यूजर से, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो मैंने कहा इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो उसका मतलब, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो इसका मतलब a हाईएस्ट है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रिंट हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉमा ए। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहां पे लिखा एल इफ, अगर b इज ग्रेटर देन a तो इसका मतलब कौन हाईएस्ट होगा, प्रिंट हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉमा b। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन गलत हो, यानी कि a b से बड़ा भी नहीं है और a b से छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा भाई, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। तो एल्स में हम यहां मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो दोनों नंबर ही हमारे क्या हैं, बराबर हैं। तो चलिए अब इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। तो चलिए अब हमारे पास आ गया। अब मैं पहला मुझसे पूछ रहा है यहां पे, फर्स्ट आ रहा है यहां पे कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 78, दूसरा नंबर मैंने 65 तो दे दिया, हाईएस्ट 78 आ गया। एक बार और रन करते हैं इसको, फिर मेरे से एक नंबर पूछा, मान लो मैंने दे दिया 56, और मान लो दूसरा नंबर भी मैंने 56 दे दिया। तो देखिए यहां पे आ गया बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये मेरा कोड हो गया जहां पे मैंने दो नंबर्स को कंपैरिजन किया और दोनों में से जो बड़ा है वो निकाल दिया। इन केस अगर सपोज मान लो एक उसमें से बड़ा आ जाता है, एक छोटा जाता है, सॉरी अगर वो दोनों बराबर भी हो जाते हैं तो भी ये उसको आपको आंसर निकाल के दिखा देगा। ठीक है, तो ये मेरा कोड है। थोड़ा सा मैं इसको यहां पे बड़ा कर देता हूं, हाँ ये लीजिए। तो ये हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये उस प्रोग्राम का कोड दे दिया पूरा। ठीक है, इसको आप जो है अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, तो ये हमारा कोड बन गया। ठीक, तो ये हमारा कोड हो गया टू फाइंड हाईएस्ट अमंग टू नंबर्स। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। ठीक है जी,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम यहां पे। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन सिंपल है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, गिवन नंबर ऑड है या इवन है। अब देखिए ये क्वेश्चन को करना है कि यार यूजर एक नंबर देगा, अगर मुझे चेक करके बताना है वो नंबर ऑड है कि इवन है। अच्छा, कोई नंबर ऑड इवन हम कैसे चेक करते हैं भाई? जैसे मान लो मेरे को किसी नंबर दिया 8 दे दिया, तो मैं कैसे चेक करूंगा ये इवन है कि नहीं है? तो इवन को निकालने का तरीका क्या है कि जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, और अगर वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर, अगर ये जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब वो हमारा इवन नंबर है। अब जैसे मान लो मैं एक और नंबर लेता हूं 7, अब मैंने उसको 2 से डिवाइड किया, ये 3 से गया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। यार इस बार क्या रिमाइंडर मेरा 0 आया है? नहीं ना। तो जिस नंबर को भी 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो हमारा क्या होता है? इवन ऑड नंबर होता है हमारा। तो चलिए इसका भी हम कोड जो है बना के देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, पहले मैंने n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, नंबर ले लिया। अब उसके बाद इफ, अब मुझे चेक करना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए मेरे पास ये वाला ऑपरेटर होता है ना, इफ n mod 2। तो ये n mod 2 वाला जब ऑपरेशन चलेगा तो इस ऑपरेशन से मुझे क्या मिलेगा? इस ऑपरेशन से मिलेगा रिमाइंडर, यानी कि n को 2 से डिवाइड जब किया जाएगा तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मिलेगा मुझे यहाँ पे। अगर जो रिमाइंडर यहाँ पे मुझे मिल रहा है, अगर वो रिमाइंडर बराबर है 0 के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ये रिमाइंडर बराबर है 0 के तो ये है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर है। और अगर ये रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या है? प्रिंट, ये है जी ऑड नंबर। ठीक है, ये क्या है? ऑड नंबर। तो सिंपल है। अब जरा एक बार उसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता हमारे सामने। अब जैसे मान लो मैंने 78 नंबर दिया तो आ गया जी इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि 78 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द रिमाइंडर 0। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब मुझसे कोई और नंबर मांग रहा, मान लो मैंने 99 दे दिया, तो आंसर आ गया ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि 99 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये हमने एक छोटा सा कोड कर लिया जहां पे हमने जो नंबर है हमारा वो ऑड है या इवन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं यहां लगा रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट, ये लीजिए। तो ये जो कोड हमने अभी बनाया है, इस कोड को मैंने यहां लगा दिया। कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा इसका, यस। तो ये लीजिए जी, तो एक छोटा सा कोड जहां पे नंबर इवन है कि ऑड है वो हमने फटाफट इसमें पता लगा के दे दिया। ठीक है जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन में अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्वेश्चन लिख देता हूं। यहां पे क्वेश्चन है सिंपल कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा ग्रेड के लिए हमें एक स्लैब दे रखा है यहां पे। अब ग्रेड के लिए स्लैब क्या दे रखा है कि भैया अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ग्रेड आ रहा है हमारे पास यहां पे। अब स्लैब क्या है हमारे पास कि अगर परसेंटेज 0 से लेकर 49 तक निकलती है तो डी ग्रेड है, 50 to 69 तक परसेंटेज निकलती है तो सी ग्रेड है, 70 to 89 तक परसेंटेज आती है तो बी ग्रेड है, और अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो परसेंटेज ग्रेड विल बी ए। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज है, स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स। हम ये भी दे देते हैं कि भाई स्टूडेंट ने जो है कितने सब्जेक्ट में पेपर दिया है, 3 सब्जेक्ट्स में दिया। ठीक है, तो देखो ये कोड हमने बनाना है।
तो ये मैंने आपको एक बार आई थिंक शायद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जब मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने उसके होमवर्क में आपको भी दिया था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ टोटल और परसेंटेज निकालने की बात करी थी। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक ग्रेड भी निकाल के दे रहे हैं। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमें यहाँ पे टोटल भी निकालना है, परसेंटेज भी निकालनी है एंड देन ग्रेड भी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गए हम अपना कोडिंग की विंडो में। मान लो मैंने S1 ले लिया इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर, यहां लिख देता हूं मैं सब्जेक्ट 1 मार्क्स, कि भाई सामने वाले को बोल दिया कि भाई सब्जेक्ट 1 में जो तेरे मार्क्स हैं वो इनपुट कर। कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स है ना, तो मैं यहां पे इसको 3 बार मैंने स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया। अच्छा, अब मैं यहां पे सब्जेक्ट 2 और एक सब्जेक्ट 3 वेरिएबल ले लेता हूं, और यहां पे भी मैं क्या कर देता हूं, यहां पे भी मैं सब्जेक्ट 2 और यहां पे सब्जेक्ट 3, ठीक है। ये चलिए इतना हो गया। अब सब्जेक्ट 1, 2, 3 सब आ गए मेरे पास। अब मुझे पहले तो उसका टोटल निकालना है, तो वो जगह मेरा S1 प्लस S2 प्लस S3, टोटल भी आ गया मेरे पास। अब टोटल के बाद मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो मैंने बताया था कि जो मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड हुए हैं, जैसे टोटल आपके पूरे मार्क्स हैं, डिवाइड बाय किससे करना है, 300 से। तो ये हो जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो कि टोटल में आ गए। तीनों सब्जेक्ट के आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए वो टोटल में आ गया। और मैक्सिमम मार्क्स, जैसे एक सब्जेक्ट अगर 100 नंबर का है तो 3 सब्जेक्ट 300 नंबर के, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये परसेंटेज भी आ जाएगी हमारे पास। अब परसेंटेज आने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हमें ग्रेड निकालना है। तो देखो, इफ अगर मेरी परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 49 है, तो देखो ये लेस देन इक्वल टू 49 लिखा, तो उसमें ये पूरा केस कवर हो गया ना 0 to 49 का। तो लेस देन इक्वल टू 49 है, तो उसमें ग्रेड कितना हो जाएगा हमारा, ग्रेड इज इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं डी ग्रेड है जी। अच्छा, एल इफ, अब देखो अगर परसेंटेज हमारी लेस देन इक्वल टू 49 नहीं है, तो इसका मतलब परसेंटेज आपकी 50 या 50 से ऊपर होगी। तो अगर 50 से ऊपर है तब वो इधर आएगा, पर कितना ऊपर, यहां पे सेकंड स्लैब में 50 से ऊपर है बट 69 तक जा रहा है, तो मैंने लिखा परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 69। तो अगर ये है तब उस केस में ग्रेड कितना है हमारे पास, तब ग्रेड है C, ठीक है। ग्रेड कितना बना हमारा, C। अच्छा, अगर ये कंडीशन भी गलत है, इसका मतलब अगले की परसेंटेज जो है वो 70 या 70 से ऊपर है। अब कितना, 70 से ऊपर वाला कितना रेंज तक जा रहा है, 89 तक। तो लिख दिया यहां पे परसेंटेज अगर लेस देन इक्वल टू 89 तक जाती है, तब उस केस में जो ग्रेड है हमारा वो कितना बन रहा है, ग्रेड बन रहा है हमारा B। और अगर मान लो ये भी गलत है, तो इसका मतलब यार बंदे की परसेंटेज 90 है, उससे ऊपर ही होगी भाई। तो उसके लिए हमारे पास लास्ट में ऑप्शन क्या दे रखा है, वहां पे ग्रेड दे रखा है 1, तो ग्रेड इज इक्वल टू हो गया जी। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट, एक तो टोटल मार्क्स दिखा देते हैं, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू कॉमा TOT, इसमें टोटल मार्क्स आ गए। फिर परसेंटेज भी दिखा देते हैं, प्रिंट परसेंटेज इज इक्वल टू कितनी परसेंटेज आई है बंदे की वो देख लेगा यहां पे। और एक काम करते हैं यहां पे ना, इसके बाद ये परसेंटेज का सिंबल भी लगवा देते हैं, ठीक है। और लास्ट इसमें अब हमने ये ग्रेड टोटल भी प्रिंट करवा लिया और परसेंटेज भी प्रिंट करवा ली। अब ग्रेड भी करवा लेते हैं प्रिंट, जो ग्रेड इज इक्वल टू, वो ग्रेड नाम के वेरिएबल में स्टोर है तो उसकी वैल्यू भी हम शो करवा देंगे। तो चलिए ये हमारा कोड तैयार हो गया, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो F5, अब सब्जेक्ट 1 के मार्क्स पूछे, सपोज मान लो पहले सब्जेक्ट में 78 नंबर थे, दूसरे में 81 नंबर आए, तीसरे में मान लो 90 नंबर आ गए। एंटर मारा, देखो टोटल मार्क्स उसके 249 बने, परसेंटेज उसकी 83 परसेंटेज बनी, और ग्रेड उसका क्या है, B है। क्योंकि 83 है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 वालों का A था, उससे कम रेंज वाले का तो B था। तो देखो ये सब कुछ क्लियर हमारा आ गया यहाँ पे। तो टोटल भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया और ग्रेड भी आ गया। और ये हमारा इसका कोड है, तो इस कोड को मैं यहीं पे फिट कर देता हूं, ठीक है जी। बस थोड़ा सा आई थिंक शायद साइज कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो कोड पूरा आ नहीं पाएगा। ये लीजिए, तो ये हमारा कोड जो है वो पूरा आ भी गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि ना,
अब ये देखो जी, ये हमारा कोड पूरा तैयार होके आ गया और ये हमारा ऊपर क्वेश्चन है और ये मैंने इसका पूरा प्रोग्राम आपके सामने बना के रेडी कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें हमने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स और इफ एल इफ के केसेस को समझ लिया है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करे दिए हैं, इनको आप एक बार खुद भी चला के प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना लूप्स को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।